नाइलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2016। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें पहले क्वेश्चन में बताना है अपोजिट मीनिंग। हमारा वर्ड क्या है? एंटोगनिज्म। एंटोगनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा किसी चीज़ के लिए अपोज करता हो। अपोजिट उसका नेचर हो, कि कोई नेगेटिव थिंकिंग हो, या किसी तरीके का आपने सुना होगा एंटोगनिस्ट विलेनियस कैरेक्टर को कहते हैं किसी मूवी के। वैसे ही एंटोगनिज्म क्या होता है? एक नेगेटिव कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को शो करता है एंटोगनिज्म। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस क्या हैं? कॉर्डियलिटी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एनिमिटी। कॉर्डियलिटी क्या होती है? कॉर्डियलिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती रखना, फ्रेंडशिप होना। ठीक है, फ्रेंडशिप होना, दोस्ती रखना। एनिमोसिटी होता है ना, एनिमोसिटी क्या मतलब होता है? एनिमोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब किसी चीज़ों को स्ट्रॉन्गली वे में डिसलाइक करना होता है ना। होता है नेगेटिव कैरेक्टर्स में तो पाया जाता है, हर चीज़ को वो स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करते हैं। वैसे ही एनिमोसिटी का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखना। ठीक है, नेगेटिव वे में, यानी कि उसको ना पसंद करना। ठीक है, हॉस्टिलिटी क्या होता है? हॉस्टिलिटी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या थॉट को अपोज करना, किसी तरीके के सिद्धांतों को, थॉट्स को अपोज करना, किसी के विचारों को अपोज करना। ठीक है, थॉट्स को, किसी के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को, थॉट्स को, विचारों को अपोज करना। ये भी नेगेटिव सेंस आ रहा है। एनिमिटी का क्या मतलब हुआ? एनिमिटी इसका मतलब भी होता है कि जो आपके सोच के साथ या आपकी थिंकिंग के साथ उसकी थिंकिंग मैच ना खाए, या उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग में अपोजिट नेचर हो। यानी कि अगर वो पॉजिटिव सोच रहा है तो आप नेगेटिव सोचेंगे, मतलब कि लिए आपके लिए वो नेगेटिव सोच रहा है या अपोजिट सोच रहा है, या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकनेस इसमें भी आती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक या डिसलाइकनेस होती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। तो आप देखिए, हमें एंटोगनिज्म एक नेगेटिव कैरेक्टर को बोलते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग या एक नेगेटिव पर्सन को बोलते हैं, या नेगेटिव एक्टिविटी जो दिखाता हो, नेगेटिव एक्टिविटी जो दिखाता हो, या किसी तरीके की दुश्मनी दिखाता हो, ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं एंटोगनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब इसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक तो होगा नहीं। प्रिंसिपल थॉट अपोज ये भी नहीं होगा। एनिमिटी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक ये भी नहीं होगा। कॉर्डियलिटी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेस्टन का मतलब होता है क्विक, किसी चीज़ में क्विक एक्ट करना। ठीक है, नेगेटिव पर्सन। ठीक है, हेस्टन का क्या मतलब होता है? क्विक एक्ट करना, किसी चीज़ पे क्विक एक्ट करना, क्विक एक्ट। हेस्टन का क्या मतलब है? क्विक एक्ट। डैश का भी मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स या क्विक। डैश का मतलब क्या होता है? मूव सडनली या क्विक रिस्पॉन्स, सडनली रिस्पॉन्स करना, क्विक रिस्पॉन्स दिखाना, क्विक या सडनली रिस्पॉन्स करना, क्विक या सडनली
रिस्पॉन्स करना, क्विक रिस्पॉन्स और सडन रिस्पॉन्स। ड्वेल, ड्वेल का क्या मतलब होता है? ड्वेल, ड्वेल, ड्वेल स्पेंट, स्पेंड करना टाइम, स्पेंट, स्पेंट टाइम आइडली, मतलब कोई काम न करना, निठल्ला बैठे रहना, उस इंसान को कहते हैं जो निठल्ला बैठा रहता है, समय का कोई इस्तेमाल नहीं करता है, उस इंसान को कहते हैं हम लोग ड्वेल, खाली बैठे रहना, ठीक है, टाइम पास करना, ठीक है। हरी, हरी का क्या मतलब हुआ? हरी का मतलब, हरी जो जल्दी में रहता है हमेशा, जल्दी में रहता है, क्विक स्पीड, एक्सेसिव स्पीड में रहता है, कभी कभी रहता है ना, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रही है, स्कूल के लिए लेट हो रही है, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो हम लोग हरी में रहते हैं, तो एक्सेसिव स्पीड में रहते हैं, एक्सेसिव स्पीड में रहते हैं, हरी में रहते हैं तो एक्सेसिव स्पीड। स्करी, कभी कभी स्करी का मतलब होता है सडन कोई एक्शन लेना या क्विक रिस्पॉन्स कर देना, कंफ्यूज होके, एजिटेट होके, एजिटेट, हाँ कभी भी होता है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है, प्रेशर रहता है, तो हम लोग एजिटेट हो जाते हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स कर देते हैं। कभी कोई चीज़ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्विक रिस्पॉन्स में, स्करी में हो जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? कंफ्यूज होके, एजिटेट होके, क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, क्विक और मूव इन एजिटेटेड मैनर, क्विक एंड एजिटेटेड मैनर। तो इसका क्या मतलब? हेस्टन का मतलब होता है क्विक एक्ट करना, ठीक है, क्विक सडन रिस्पॉन्स। डैश का मतलब होता है, हरी का मतलब इसमें भी एक्सेसिव स्पीड से आप समझ सकते हैं, एक्सेसिव स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं ये। स्करी का क्या मतलब हुआ? क्विक मूव एजिटेट मैनर में कोई एक्शन ले लेना तुरंत, क्विक या मूव एजिटेट मैनर में कोई एक्शन ले लेना या स्पीडली कोई चीज़ एक्ट कर देना, ओके, तो वो होता है स्करी का मतलब। इन सब में आंसर क्या हुआ हमारा? हमें इसका अपोजिट बताना था, तो ड्वेल यहाँ पे मतलब हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है ड्वेल क्या कर रहा है? स्पेंड टाइम आइडल। ड्वेल का मतलब क्या होता है? जो खाली बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? ड्वेल, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कैमोफ्लाज का मतलब होता है कि एक तरीके का एक्ट जिसमें कि हम करते क्या हैं, आपने देखा होगा मूवीज़ में कि पेड़ों के बीच में कहीं आर्मी के कुछ लोग अपनी गन्स को लेके छुपे रहते हैं, पेड़ों के बीच में, झाड़ में, क्या करते हैं वो? नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं, नेचुरल सराउंडिंग का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल एड्स का इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं? दूसरों को डिस्गाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्गाइज कर देते हैं, डिस्गाइज कर देते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डिस्गाइज कर देते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल थिंग्स। कैमोफ्लेज कर देना मतलब किसी आर्टिफिशियल या नेचुरल चीज़ों से का यूज़ करके किसी चीज़ को छुपा लेना या डिस्गाइज कर देना, ठीक है। हमें बताना है इसका सिमिलर मीनिंग। अब डिस्गाइज यहाँ पे आ गया वर्ड डिस्गाइज, हाँ, कवर करना, ढक देना, कवर कर देना। डेमोन्स्ट्रेट करना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेट?
किसी चीज़ को शो करना विद द हेल्प ऑफ प्रूफ देने के साथ साथ किसी चीज़ को शो करना, क्या होगा? टू शो समथिंग, टू शो समथिंग, टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, बाय गिविंग प्रूफ, किसी चीज़ का तथ्य देके किसी चीज़ को शो करना। फैब्रिक का क्या मतलब होता है? फैब्रिक जो मटेरियल यूज़ होता है कपड़े बनाने में कपड़े को बनाने में जो मटेरियल का यूज़ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं फैब्रिक। तो आप देख सकते हैं कैमोफ्लेज का क्या मतलब हुआ, सिंपल सी सिमिलर मीनिंग क्या है इसकी? डिस्गाइज करना, ठीक है। यार्न का क्या मतलब होता है? यार्न का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ की को पाने की इच्छा रखना। टू वांट समथिंग, और somebody very much। डिनाई कर, किसी चीज़ को कि या किसी प्रपोजल को डिनाई कर देना, हाँ, या मना कर देना, ओके। डिनाई कर देना या रिफ्यूज़ कर देना, रिफ्यूज़ टू गिव समथिंग एनीथिंग, ठीक। एक्सेप्ट करना का किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, या मान लेना। या कंसेंट टू रिसीव या अंडरटेक, कंसेंट टू रिसीव, कंसेंट टू रिसीव और अंडरटेक कर लेना, ठीक है, अंडरटेक कर लेना। कन्फर्ट करना, कन्फर्ट करने का क्या मतलब होगा? कन्फर्ट करना मतलब टू फेस इन हॉस्टिलिटी, टू फेस इन द हॉस्टिलिटी, कन्फर्ट करना मतलब अपने दुश्मन को फेस टू फेस किसी तरीके की चेतावनी देना, या उसके सामने खड़ा होना, कंफर्ट करना मतलब अपने अपोजिशन या अपने कॉम्पिटिटर के सामने खड़े होना, ठीक है। क्रेव का क्या मतलब होता है? टू डिज़ायर, फील पावरफुल feel a powerful desire for something, ठीक है, desire for something, ठीक है। तो इसका मुझे सिमिलर मीनिंग बताना था। तो यान का मतलब होता है टू वांट समथिंग समबडी वेरी मच, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या निकला? क्रेव, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। हमारा 5th क्वेश्चन है, एक DI है, ठीक है, DI है, किस पे है बेस्ड? पाई चार्ट पे बेस्ड हमारा एक DI है, जिसमें दिया गया है कि एक मैगज़ीन को बनाने में क्या क्या कॉस्ट आई है, जो कि परसेंटेज फॉर्म में दी गई है, ठीक है, मैगज़ीन की कॉस्ट। तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। पेपर कॉस्ट कितना लगा है?
25%, पेपर कॉस्ट 25% है। मैगज़ीन को बाइंड करने के लिए कितना परसेंट लगा है पैसा? 20%। रॉयल्टी 15%, प्रमोशन 10%, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10%। ठीक है, ओके। आपका क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर corresponding टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। पूछा जा रहा है कि सेंट्रल एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल क्या है किसका? रॉयल्टी का। जो परसेंट बना रहा है, कितना परसेंट है? 15%। ये जो 15% जो एरिया है रॉयल्टी का, ये कितना एंगल बना रहा है, ये हमको बताना है क्वेश्चन में। तो हम जानते हैं कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। और टोटल परसेंट कितना होता है? जो पूरा कॉस्ट आई होगी वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? 100%। यानी कि 360 कितना होगा? 100% के इक्विवेलेंट होगा। 100% के इक्विवेलेंट होगा। तो 1% कितना होगा? 1% कितना होगा बताइए? 1% अगर मैं निकालूँ 1%, 360 डिवाइडेड बाय 100 कट कितना हो जाएगा? 18/5। यानी कि 1% इक्विवेलेंट कितना डिग्री हो गया? 18/5। ठीक है, डिग्री में। और रॉयल्टी का परसेंट क्या है? कितना रॉयल्टी का परसेंट है? रॉयल्टी का परसेंट हमको दिया गया है 15%। ठीक है, और 1% की वैल्यू कितनी है? 18/5 डिग्री। तो 15% कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए 1% में। 15 मल्टीप्लाई 1% इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 18/5। ठीक है, 5, 15, 3 कितना हो गया? 54 डिग्री। यानी कि जो 15% रॉयल्टी है उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? 54। ठीक है, 54 होगा इसका सेंट्रल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी DI से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पाई चार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ द मैगजीन इज़ मार्क्ड 20%। इज़ मार्क्ड यानी कि जो मैगज़ीन के ऊपर जो मैगज़ीन का प्राइस मार्क किया गया है, MRP की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो कितनी है? 20% अबव CP। मार्क्ड 20% अबव CP। देखिए, एक होता है CP, ठीक है, एक होता है SP और एक होता है MP। ठीक है, CP उन्हें कहते हैं जो हमको जो भी कॉस्ट लगती है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी कि CP जो भी प्रोडक्ट बनाने में हमको पैसा लगा हो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और पैसा कॉस्ट जब प्रोडक्ट बनाने के बाद जिस रेट पे हम दूसरे को सेल करते हैं उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और बट एक प्राइस होता है जो उस प्रोडक्ट पे हम लोग मेंशन करते हैं, जो प्रोडक्ट पे मेंशन करते हैं या प्रिंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस। जैसे कि मान लीजिए एक पार्ले जी की बिस्किट का एक पैकेट है। ठीक है, बिस्कुट को बनाने में लगे हमें 2 रुपये। ठीक है, उसको हम सेल करेंगे कस्टमर को 4 रुपये में। ठीक है, और 5 रुपया उस पर हम लोग करेंगे प्रिंट। ठीक है, तो 2 रुपया हमारा क्या हो गया? CP। 4 रुपया क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और मार्क्ड प्राइस जो हमने पार्ले जी की बिस्किट पे प्रिंट किया वो क्या हो गया हमारा? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, आ गया समझ में? तो यही होता है CP, SP और MP। ठीक है,
अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? मार्क्ड प्राइस 20% अबव द CP। अब मान लीजिए, और पूरा क्या लिखा है पढ़ लेते हैं एक बार। इफ मार्क्ड प्राइस ऑफ द मैगजीन इज 180, इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मैगजीन 180, या मान अगर हमारा जो MP है जो कि मार्क प्राइस अगर वो 180 रुपये का है या 180 रुपीज़ का है, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेपर। पेपर की क्या कॉस्ट होगी यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ अ मैगजीन। ठीक है, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कुछ है, कुछ भी है, मान लेता हूँ मैं X है। ठीक है, देखिए यहाँ सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात नहीं हो रही है। और मार्क्ड प्राइस हमारा क्या है, कितना है? 20% अबव, 20% अबव द CP। CP क्या है? X है। CP हमारा X है। कुछ भी होगा, कुछ भी उसका रेट होगा, वो 100% होगा। कुछ भी उसका रेट होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस लग रही है हमारी, वो एक 100% रेट होगा उसका। तो मान लिया उससे हम 20% एक्स्ट्रा मार्क प्राइस पे प्रिंट करेंगे, 20% एक्स्ट्रा। तो हम बोल सकते हैं 100% में अगर 20% एक्स्ट्रा कर देंगे तो मार्क प्राइस 120% हो जाएगी। अगर हमारा CP 100% है, ठीक है, अगर उसमें हम 20% एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो यहाँ पे बोल रहा है ना, द प्राइस ऑफ मैगजीन इज मार्क्ड 20% अबव द CP, यानी कि जो प्रिंट किया गया है वो 20% अबव किया गया है CP से। अगर CP हमारा 100% है, अगर CP हमारा 100% है, अगर उसमें हम 20 जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा क्या बन जाएगा? मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस, यानी कि X में अगर ये 100% है, अगर 20 में जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? 120%। 120% क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और इफ़ मार्क्ड प्राइस ऑफ द मैगजीन इज़ ₹180, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि यदि मार्क प्राइस क्या हो जाए 180, यानी कि X 120% इक्वेलेंट 120। तभी से सॉल्व कर लें। 180 इज इक्वल टू X 120 अपॉन 100, कट 12 6 5 6 30, 5 मल्टीप्लाई 30, 150 इज इक्वल टू X, और X हमने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आई? 150। ठीक है, हमें यहाँ से कॉस्ट प्राइस पता चल गई। अब पूछा क्या है? व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ अ मैगजीन। एक मैगजीन का हमको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है कि उसमें परसेंट में कितने कितने रुपए लगे हैं, सारी चीज़ों में परसेंट में कॉस्ट दी गई हुई है। और पूछा क्या है? पूछा है पेपर के कॉस्ट कितना लगा। अगर एक मैगज़ीन का ये ग्राफ दिया हुआ है कि सभी का जो पैसा है वो परसेंट में है, एक मैगज़ीन का, ठीक है, एक मैगज़ीन का जो पैसा है वो किस में दिया हुआ है? परसेंट में। और पेपर का कॉस्ट कितना लग रहा है? 25%। ठीक है, और एक मैगज़ीन का कॉस्ट प्राइस हमने क्या निकाला है? 150 रुपये, यानी कि 150। अगर मैं 150 में से 25% निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पेपर कॉस्ट कितना है। चलिए, अगर मैं 150 का 25% निकाल दूं तो क्या होगा? मुझे पता चल जाएगा कितना है। 0 0 4 कर लीजिए, ये 0 रखिए, 4 से डिवाइड कर लेते हैं 150 को। 150 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया? 12 3 307 28 2.05, यानी कि कॉस्ट क्या हो गया? मैगज़ीन में कि एक कॉपी, सिंगल कॉपी में
बनाने में मैगज़ीन की पेपर कॉस्ट कितना लगा? 37.5 रुपीज़, 37.5 रुपीज़ लगे। ठीक है, डन, 37.5 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैगज़ीन द पब्लिशर हैज़ टू पे रुपीज़ 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, then what will be the amount of royalty to be paid for these magazines? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि पब्लिशर है कुछ क्वांटिटी ऑफ मैगज़ीन को प्रिंट कराने के लिए, 30,000 रुपीज़, 30,600 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, देन तो पूछा जा रहा है आपसे देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, तो रॉयल्टी की अमाउंट क्या होगी जो कि पे की जाएगी मैगज़ीन के लिए। तो जैसा कि है, एक मैगज़ीन का जो परसेंट होगा वही सारी मैगज़ीनों के लिए होगा परसेंट। कोई एक मैगज़ीन के लिए अगर मैंने कुछ रुपया दिया है तो सभी पैसे, सभी जो भी जितने भी मैगज़ीन लूँगा उतना ही परसेंट मैं रुपया सभी के लिए दूंगा। यानी कि कुछ भी हो, यानी कि मैगज़ीन की क्वांटिटी कितनी भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि 30,000 मैंने दिया है, उसका परसेंट सारी मैगज़ीन के लिए जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, परसेंट तो सभी मैगज़ीनों के लिए जो परसेंट लग रहा है मैगज़ीन की प्रिंटिंग का वो तो सेम ही होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम पैसा दे रहे हैं 30,600 वो 20% के इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो 20% है। और जितनी भी हों, एक मैगज़ीन की 20% है, यानी कि सभी मैगज़ीन की में जो प्रिंटिंग कॉस्ट लग रही है वो भी 20% ही लग रही है। ठीक है, तो यानी कि जितना भी पैसा मैं दे रहा हूँ वो 20% के इक्विवेलेंट है। ओके, अब मैं इसको 1% निकाल लेता हूँ इसका, 0.0221530। ठीक है, 1% इक्विवेलेंट ये निकल गया हमारा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का लग कितना रहा है पैसा? 15%। 15 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15 से मैं 1% को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1530 मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, क्या आ जाएगा? इसको जल्दी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। 5300 5 से कर लेते हैं, 5 से करेंगे तो 0 आएगा। 53 15 का 5 कैरी 1 6 कैरी 2 7 ऐड कर लें, 0 5 9 9 2 2। तो क्या आ गया आंसर? 22950। ये होगा हमारा आंसर, 22,950 अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड फॉर दिस मैगज़ीन। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट से ही रिलेटेड है और प्रीवियस वाले जो क्वेश्चन हमने किया है उससे रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन कि रॉयल्टी ऑन द मैगज़ीन, जो रॉयल्टी लगी है मैगज़ीन पे, इज़ लेस देन, वो कम आई है किससे? प्रिंटिंग कॉस्ट से। कितने परसेंट? बाय कॉस्ट बाय कितना परसेंट? ऑप्शन में परसेंट है तो परसेंट से हमें बताना होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं यहाँ पे। तो है क्या? प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी है, रॉयल्टी कॉस्ट है इतनी। तो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा एक फार्मूला है कि ओरिजिनल नंबर में से जो चेंज हुआ नंबर है, चेंज नंबर को माइनस करके उसको डिवाइड करना है किससे? जो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए। ठीक है, माइनस कर लेंगे इसे, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये ओरिजिनल नंबर है और ये रॉयल्टी हमारा क्या हो गया? चेंज नंबर है। ठीक है,
0, इसको 10 हो जाएगा, 5 5 15, 15 में से 9 गया 6, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, कट, ठीक है। 7 6 5 0, डिवाइड किससे करेंगे, 3 0 6 0 0 मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 गए, ठीक है, बचा गया 306 306 306, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 7 6 5 0 306 306, यानी कि 6 1 12, 2 टाइम्स में 3 5 3 5, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हम ले लेंगे 0, तो ये 3 5 3 0 5 टाइम्स में कट 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 कट, ठीक है, तो यानी कि 25% लेस आया है आंसर, ठीक है, 25% लेस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।